हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम वेरियस प्रोविजन को डिस्कस करेंगे जो भी हमारे आज के इस सेशन में होंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड सेशन रहेगा और इससे पहले हमने 2 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे होंगे तो ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपकी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। यहाँ हमने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन को कवर कर लिया है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यदि आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट कवर कर लिया है, तो यहाँ से आप उनको कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, यदि आपको नोट से रिलेटेड जो है वो कोई जानकारी चाहिए, आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तब भी आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आता है आपका जनरल प्रोविजन, जिसमें सेक्शन 4 में आता है आपका सेल और एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। फिर है आता आपका सब्जेक्ट मैटर। तो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा आपका गुड्स, और ऐसी गुड्स क्या, मूवेबल गुड्स, जो कि इंक्लूड नहीं, जिसमें इंक्लूड नहीं होता क्या, एक्शनेबल क्लेम और आपका मनी। फिर देखेंगे हम प्राइस, जो कि आपका सेक्शन 9-10 में दिया गया है। आपका कंडीशन एंड वारंटी, जो कि आपका सेक्शन 11 से लेकर आपका 17 तक दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जर्नल में आएगा आपका, जो कि आपका सेक्शन 4 एंड 5 था। ठीक है, तो इसमें आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और फॉर्मेलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आज हम ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है कंप्लीट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसमें आएगा आपका सेल देखेंगे और एग्रीमेंट टू सेल देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं, इट मींस सब्जेक्ट मैटर क्या होगा आपका गुड्स, और कैसी गुड्स, जो कि मूवेबल। ठीक है, जिसमें इंक्लूड नहीं होता आपका एक्शनेबल क्लेम और आपका मनी। ठीक है, एंड मनी। फिर है कि हम ये देखेंगे कि आपका एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती हैं और फ्यूचर गुड्स क्या होती हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स जो हमने डेफिनेशन पार्ट में भी कवर किया था, तो जो कि एट प्रेजेंट में अवेलेबल होती है, जहां पर एक पर्सन गया शॉप पर और वहीं पर उसने अपना पेमेंट करा और गुड्स खरीद के लेके आया, बाय करके लेके आया। ठीक है, तो वो अवेलेबल थी, एग्जिस्ट करती थी एट प्रेजेंट। ठीक है, और फ्यूचर गुड्स क्या होती है, जो कि आपकी इन फ्यूचर आप उसको या तो सेल करते हो या बाय करते हो। ठीक है, एग्री होते हो आप बाय करने के लिए और सेल करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि गुड्स जो कि पेरिशिंग होगी बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, और गुड्स ऐसी जो कि पेरिशिंग होगी बिफोर सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट ऑफ सेल। ठीक है, फिर हम देखेंगे आपका प्राइस किस तरह के होते हैं, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। ठीक है, जिसमें मतलब जब आप जो है वो सब कुछ डिसाइड कर चुके हो, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस है, और एग्रीमेंट टू सेल एट द वैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 कहता है आपका, बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। अब हम बात करेंगे आपका सेल, और एग्रीमेंट टू सेल पढ़ने से पहले हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को जाने की कोशिश करें। सेक्शन आपका 4 है सब क्लॉज 1, जो कि आपका बात करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का, डिफाइन करता है टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर हियर बाय द सेलर ट्रांसफर करता है और एग्री होता है ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी इन गुड्स को। ठीक है, टू द बायर फॉर अ प्राइस। ठीक है, कहां पर बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या आता है, जहां पर एक पार्टी, मतलब एक पार्टी क्या करती है, या तो ट्रांसफर करती है। ठीक है, सेलर जो है वो आपका ट्रांसफर करता है और एग्री होता है ट्रांसफर करने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी इन गुड्स को। ठीक है, किसको, बायर। ठीक है, वो आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, जो कि दिया गया है आपका सेक्शन 4 सब क्लॉज 1। नेक्स्ट है आपका एसेंशियल क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, तो बोला है एसेंशियल क्या क्या होने चाहिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सेल का। तो सबसे पहले एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, ये जो सेम आता है जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट में जो जो एसेंशियल दिए गए वो यहाँ पर भी दिए गए, बट कुछ एक डिफरेंसेस है। जैसे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मस्ट बी गुड्स होनी चाहिए, और गुड्स कैसी, जो कि मूवेबल गुड्स है, ना कि इमूवेबल। और मूवेबल में भी क्या नहीं आएगा आपका, एक्शनेबल क्लेम और आपका मनी नहीं आएगा। ठीक है, और
फिर बाद में बोला इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इसको 10 क्विंटल मतलब गेहूं दे दी और दूसरे पर्सन ने बोला कि चलो आप मेरे को गेहूं दे दो और अब मैं क्या कर देता हूँ, आपको राइस देता हूँ, चावल दे देता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा, ये आपका वाटा सिस्टम है। ठीक है, तो आपका बोला प्राइस होना चाहिए, मतलब मनी का लेन देन होना चाहिए, ना कि किसी अदर थिंग्स या गुड का। ठीक है, तो आपका प्राइस होना चाहिए और ट्रांसफर होनी चाहिए प्रॉपर्टी इन गुड्स। ठीक है, और फिर बोला कि ट्रांसफर होनी चाहिए प्रॉपर्टी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होनी चाहिए, सेलर से जो है वो बायर को ट्रांसफर होनी चाहिए प्रॉपर्टी। और एब्सोल्यूट भी हो सकती है, ठीक है, एब्सोल्यूट डिलीवरी भी हो सकती है और आपका कंडीशनल भी हो सकता है। ठीक है, या तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया कि वैसे ही आप गए और वहां से आपने कोई गुड्स परचेज करी और वैसे ही आपको डिलीवरी मिल गई, मतलब आपने पेमेंट कर दिया, आपका काम खत्म। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, एब्सोल्यूट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। और कंडीशनल कि आप कोई ना कोई कंडीशन जो है वो आप फ्यूचर के साथ जो आता, आपने क्या लगा दी, कोई ना कोई कंडीशन लगा दी। जैसे कि आप जो है वो एक फार्मर के पास गए और आपने बोला कि आप मेरे को 10 क्विंटल जो है वो गेहूं दे देना। ठीक है, उसने बोला कि ठीक है, जब मेरी फसल तैयार हो जाएगी मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, ये फ्यूचर की बात आई। प्लस उसने ये भी बोला कि मैं तभी दे सकता हूं जब मेरी खुद की फसल अच्छी हो। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका फ्यूचर प्लस कंटीजेंट की वहां पर बात। ठीक है, तो आपका एब्सोल्यूट और कंडीशनल भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, सेल कैसी हो सकती है, एब्सोल्यूट भी हो सकती है और आपका कंडीशनल भी हो सकती है। ठीक है, फिर बोला इसके अलावा और अदर एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं कि माइनर नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ जो है वो दोनों पार्टी की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये सब जो है एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पर भी आए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो सबसे पहले सेल, द टर्म सेल जो है वो आपका डिफाइन किया है सेक्शन 4(3). ठीक है, सेक्शन 4(3) में जो है वो आपका टर्म डिफाइन किया है सेल। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, यहां पर बोला गया है वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज अ ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर, और इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जहां पर प्रॉपर्टी जो है वो सेल की जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है कि ट्रांसफर कर दी जाती है सेलर से आपकी बायर को, मतलब सेल आप गए किसी शॉप में, ठीक है, आपने कोई गुड्स परचेज कर ली, बाय कर ली। ठीक है, तो आपने उसकी पेमेंट करी, वैसे ही आपको वो गुड्स क्या होगी, ट्रांसफर, तो ये होगी आपकी सेल। ठीक है, जब मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स आपकी ट्रांसफर होगी। ठीक है, फ्रॉम द सेलर टू बायर, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट है आपका एग्रीमेंट, जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया है कि ए जो है वो सेल करता है अपनी कार किसको, बी को 1 लाख रुपीज में। ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी सेल होगी, क्योंकि इसके यहाँ पर यहाँ ऑनरशिप ऑफ उस कार, ठीक है, ऑनरशिप ऑफ कार जो है वो हैज बिन ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ऑनरशिप ऑफ कार जो है वो उसी टाइम जो है वो ट्रांसफर हो गया, ये होगी सेल। अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। जब अब सेल में तो हमने देखा कि उसी टाइम जैसे ही आपने वो गुड्स ली, ठीक है, वैसे ही आपने वो गुड्स ली, ठीक है, आपने उसकी पेमेंट करी, आपको ऑनरशिप भी ट्रांसफर होगी और आपको उसका पोजेशन भी मिलेगा। ठीक है, अब एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, ये दिया गया है आपका सेक्शन 4(3) में। ठीक है, 4(3) में ये दिया गया है और इसमें डिफाइन किया है सेक्शन 4(3) ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यहां बोला है वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू द सम कंडीशन। ठीक है, यहां पर कुछ न कुछ कंडीशन भी हो सकती है। देयरफॉर मतलब देयर आफ्टर जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है, तब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका एग्रीमेंट टू सेल। जब आप क्या करते हो, एग्री करते हो इन फ्यूचर टाइम में कि मेरे को ये पर्टिकुलर गुड्स जो है वो आप फ्यूचर टाइम में देते थे। जैसे कि हमने फार्मर का एग्जांपल लिया था कि जब एक फार्मर को हमने बोला, ठीक है, ए पर्सन है, बी पर्सन जो कि फार्मर है उससे बोलता है कि आप ना मेरे को 10 क्विंटल जो है वो गेहूं दे देना। उसने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन मैं तभी दे सकता हूं जब मेरी फसल तैयार होगी। ठीक है, ये होगी फ्यूचर की बात। प्लस उसने ये भी बोल दिया कि मैं तभी दे सकता हूं जब
मेरी खुद की फसल अच्छी होगी। यदि ऐसा हो गया कि कहीं बाढ़ आ गई या कुछ भी ऐसी घटना हो गई तो मैंने आपको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो आप वहां पर एग्री होते हो फ्यूचर, ठीक है। ये कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, या ये भी हो सकता है कि आप जो है वो फार्मर को बोलो कि आप मेरे को दे देना फ्यूचर में, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं आपको फ्यूचर में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पर आप एग्री होते हो सेल करने, ठीक है। बोला है कि वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है इन गुड्स टेक प्लेस एट द फ्यूचर टाइम, ठीक है। और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर जो है वो फुलफिल होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि आप क्या करते हो, एक्स जो है वो एग्री होता है विद बाई के साथ कि वो 10th ऑफ मतलब एक पर्टिकुलर डेट दी गई है कि आप 10th ऑफ अप्रैल को वो क्या करेगा, सेल करेगा कार, किसको, बाई को, ठीक है। एक्स जो है वो कार जो है वो सेल करेगा बाई को, ठीक है। तो कितने रुपीज में, 15 लाख में, ठीक है। तो ये आपका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू सेल है। यहां पर एक्स जो है एग्री हुआ है ट्रांसफर करने के लिए ऑनरशिप ऑफ द कार, ठीक है, इसको बाई को, ठीक है। तो इन फ्यूचर टाइम, तो हो गया आपका एग्रीमेंट टू सेल। अब हम कुछ एक डिफरेंसेस देख लेते हैं आपका सेल और एग्रीमेंट टू सेल में, ठीक है। तो आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सेल में, तो सेल में क्या होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर आपने सब कुछ कर दिया, मतलब अपना पेमेंट भी करती, मतलब एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि फुलफिल हो गया। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि फ्यूचर में जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अब सेल में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की यहां बात करी गई है। तो सेल में गिफ्ट टू द बायर, बायर को एब्सोल्यूट ऑनरशिप मिल जाती है, ठीक है। वहां पर तभी जो है, जैसे कि उसने परचेज करा, ठीक है, वो गुड्स परचेज करा, वैसे ही उसको जो है वो उसकी ऑनरशिप भी, उस गुड्स की ऑनरशिप भी जो है एब्सोल्यूट ऑनरशिप जो है वो दे दी जाती है, ठीक है। सेल गिव टू द बायर एब्सोल्यूट ऑनरशिप ऑफ द गुड्स, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, आपकी जो ऑनरशिप होती है वो इन फ्यूचर में ट्रांसफर होती है, ठीक है। मतलब एन एग्रीमेंट टू सेल सिक्योर टू द बायर ओनली द राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। यहां पर एक तो बात ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मैं उस प्रॉपर्टी की ऑनर बन गई ना, तो मेरे को राइट इन रेम आ गया, मतलब मेरे को ऑल ओवर सोसाइटी, इंटायर सोसाइटी अगेंस्ट द सोसाइटी जो है वो आपका मेरे पास राइट आ गया कि ये मैं इसकी एक बार ऑनर बन चुकी हूँ। इट मीन्स कि मैं इस, यदि कोई मेरे से इस गुड्स को लेना भी चाहेगा तो भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं, यदि ऐसा होगा तो मैं किसी भी पर्सन के खिलाफ जो है वो केस फाइल कर सकती हूँ। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, आपने एग्रीमेंट किया है किसी दूसरे पर्सन से कि आप इन फ्यूचर में जो है वो उससे कोई गुड्स लोगे, या कोई दूसरा पर्सन जो इन फ्यूचर में आपको वो गुड्स देगा, ठीक है। वहां पर आप एग्री हुए हो टू सेल करने के लिए, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट टू सेल जो है वो यहाँ पर सिक्योर किया जाता है किसको, बायर को, ओनली द राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ आपको जो है वो राइट मिला है, होल सोसाइटी के अगेंस्ट तो नहीं मिला, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट है रेमेडी। तो सेल में क्या होता है, इन केस यदि ब्रीच हो जाए, सेलर यदि ब्रीच करे, तो मतलब यदि कोई ब्रीच हो जाए, या तो सेलर ब्रीच करे या बायर ब्रीच करे, तो वो ओनली स्यू कर सकते हैं किसके लिए, प्राइस ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड्स के लिए जो है वो आपका स्यू किया जा सकता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, जो सेलर जो है वो ओनली स्यू कर सकता है किसके लिए, डैमेजेस के, ठीक है। डैमेजेस क्लेम करेगा वो, प्राइस के लिए नहीं। और सेल में क्या होगा, प्राइस के लिए जो वो क्लेम किया रहेगा। यहां पर एक केस है हसना नॉट, ठीक है, 1978 का 1976 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ था टू सेल अ फूड पैलेट, ठीक है। और जहां पर एक्सप्रेसली बताया गया था कि शिपमेंट जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए, टू बी मेड इन गुड कंडीशन में होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि जो भी फ्रूट का मतलब पैलेट है, ठीक है, तो उसकी शिपमेंट जो है वो एक अच्छी कंडीशन में आनी चाहिए, गुड कंडीशन में आनी चाहिए। इनफैक्ट जो है वो यहां पर ये नहीं बताया गया था कि कंडीशन, जो कंडीशन बताई गई थी वन शिफ्ट, ठीक है। और ये भी नहीं बोला गया था कि उसमें फ्रूट्स होंगे वो बहुत अच्छे से होने चाहिए, नहीं। वहां पर उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था कि शिपमेंट टू बी मेड इन गुड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां क्या हुआ कि उसने जो है वो गुड्स का फ्रूट
जो है वो अब उसकी शिपमेंट करके उसे दे दी, ठीक है। और वो फ्रूट्स जो है वो काफी ज्यादा खराब निकले, मतलब इतने खराब नहीं थे कि वो वेस्ट ही हो जाते, लेकिन हाँ यदि रीसेल करने के पर्पज से जो है वो लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता था, मतलब तो वहां उस कंडीशन में जो था उसको कोई भी जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं हो सकता था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने केस कर दिया, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज हुए, तो फर्स्टली वहां पर क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि वेदर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्या यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है, एंड सेकेंडली क्या इशू आया कि वेदर द बायर इज एंटाइटल्ड टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द गुड्स, ठीक है, क्या बायर जो है वो एंटाइटल है कि वो रेपुडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को और रिजेक्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। देन court held that in this case there was no breach of condition, क्योंकि यहाँ पर आपने ये कंडीशन नहीं लिखी थी कि आपको फ्रूट अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, आप यहाँ पर ये लिखा था कि शिपमेंट बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला, कोर्ट ने हेल्ड किया कि देर वॉज नो ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड बायर जो है वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द गुड्स, कि बायर जो है आपका इंटाइटल नहीं है रेपुडिएट करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को और रिजेक्ट करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट उस गुड्स को, ठीक है। और बट द बायर इज एंटाइटल टू द डैमेज, और बायर जो है वो आपका एंटाइटल है डैमेजेस क्लेम करने के लिए, डैमेजेस वो ले सकता है कि आपने मेरे को ऐसे खराब जो है वो फ्रूट्स क्यों दे दिए, ठीक है। और रीजन बिहाइंड द जजमेंट वाज अ सेलर was not breach of the implied condition, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर है उसने ब्रीच नहीं करी है उसकी implied कंडीशन की, एज अ फिटनेस एंड मर्केंटेबल क्वालिटी, ठीक है। एक्सप्रेस स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट कंडीशन एंड सेलर जो है वो ब्रीच इट हैड नॉट बीन द सीरियस इनफ टू गो टू द रूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बोले यहाँ पर देयरफॉर हम कह सकते हैं जो बायर है ओनली वो इंटाइटल है किसके लिए, डैमेजेस क्लेम करने के लिए, ठीक है। एक और केस है रॉलैंड वर्सेस डेविल का केस है, ठीक है, आपका 1923 का। इस केस में क्या हुआ था, तो आपका रॉलैंड जो थे उन्होंने ब्राउट किया, मतलब एक मोटर व्हीकल जो है वो डेविल से लिया, ठीक है। उसने 4 मंथ तक जो है उसे वो यूज करता रहा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि डेविल से उससे जो उसने मोटर व्हीकल परचेज किया लिया है, ठीक है, उसके पास खुद के पास जो है वो उस का टाइटल नहीं है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली उसके पास जो है वो उसका खुद का जो वो टाइटल नहीं था, उसकी खुद की ऑनरशिप नहीं थी उस मोटर व्हीकल जो भी उसने परचेज किया था, ठीक है। तो रॉलैंड को वो जो है वो उसको जो कार उसने खरीदी, मोटर व्हीकल जो उसने खरीदा था डेविल से, उसको उसके ट्रू ऑनर जो को देना पड़ा, मतलब ठीक है, रॉलैंड को जो है वो सरेंडर करना पड़ा वो मोटर व्हीकल इसको ट्रू ऑनर, ठीक है। तो रॉलैंड ने क्या करा, केस फाइल कर दिया किसके लिए, कि रिकवर करने के लिए टोटल प्राइस जो भी उसने टोटल प्राइस पेड किया है किसको, डेविल को, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या राइज हुआ, द मेन क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या थे, फर्स्टली was whether there was a breach of condition, क्या यहाँ पर breach of condition हुई है, and secondly whether the buyer is entitled to recover the total purchase price, क्या वो buyer जो है वो आपका entitled है रिकवर करने के लिए टोटल प्राइस ऑफ परचेज प्राइस, ठीक है। तो यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया इन दिस केस देयर इज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, कि यहाँ पर ब्रीच हुई है इम्प्लाइड कंडीशन की एज अ टाइटल, क्योंकि उसके पास खुद के पास टाइटल नहीं था तो उसने सेल कैसे कर दिया, ठीक है, विच इज सेल और एग्रीमेंट टू सेल इज बेस्ड, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बायर जो है वो आपका एंटाइटल है रिकवर करने के लिए जो भी उसने परचेज प्राइस दिया था उसको फुल वो रिकवर कर सकता है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट ही हैड यूज, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने वो मोटर व्हीकल या कार जो है वो उसकी 4 मंथ यूज करी थी या नहीं करी थी, ठीक है। रैशनल behind the judgment was considered as on a part of the seller has totally failed to there was a breach of condition, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास खुद के पास राइट टाइटल नहीं था तो उसने उसको सेल कैसे कर दिया, सेल, ठीक है। तो ये था इस केस में, यहाँ पर बायर को जो है वो इंटाइटल ठहराया गया कि बायर जो है वो इंटाइटल है रिकवर करने के लिए परचेज प्राइस जो भी उसने दिया है डेबिट को, ठीक है।
अब हम जान लेते हैं कि सेल जो है वो डिस्टिंग्विश्ड करता है कुछ एक अदर सिमिलरिटी कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं सेल और हायर परचेज में क्या डिफरेंस होता है। सेल क्या होता है कि आप किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए गए, ठीक है, और आपने सेलर से जो है वो गुड्स परचेज कर ली, मतलब बाय कर लिया और आपको वो गुड्स मिल गए, ठीक है। हायर परचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मतलब एट प्रेजेंट, मतलब एग्जिस्टिंग टाइम में ही आपका प्रेजेंट टाइम में ही आपको क्या मिल गई, उसकी ऑनरशिप मिल गई, उसका पोजेशन मिल गया, सेम, ठीक है। लेकिन हायर परचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि आजकल के डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कमर्शियल ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है। यहां पर ऑनर ऑफ गुड्स जो है उसको ट्रांसफर डिलीवर कर दी जाती है गुड्स टू द पर्सन को, ठीक है, और हु एग्री टू पे, जो कि एग्री होता है आपका पे करने के लिए सर्टेन इंस्टॉलमेंट वो पेमेंट करता है। जैसे कि कोई भी अपने, जैसे कि आपका एंड्रॉइड फोन लिया किसी ने, ठीक है, तो वो फोन लिया 20,000 का, तो उस एक पर्सन ने बोला कि चलो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आपको मेरे को अभी आप दे दो, डिलीवरी ऑफ गुड्स हो तो होगी, ठीक है, उस पर्सन को, लेकिन वो एग्री हो गया कि मैं हर मंथ जो है आपको 2,000 रुपीज जो है वो पे करता हूं, मैं इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे देता रहूं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो पर्सन जो कि इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, वो उस गुड्स का जिसके लिए वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है उसका ऑनर तभी बनेगा जब उसकी वो फुल पेमेंट कर देगा, फुल इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर देगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही वो फुल ऑनर बनेगा, ठीक है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो ऑनरशिप ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप में आता है, यदि आप सेल की बात करो तो प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो आपकी ट्रांसफर हो जाती है बायर को इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जिस टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वैसे ही आपने पेमेंट करी, वैसे ही आपको इमीडिएटली डिलीवरी होगी उस गुड्स की, ठीक है। हायर परचेज में हम बात करें तो जिस टाइम जो गुड्स जो है वो पोजेस करता है हायर, ठीक है, टू द हायर अपॉन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ऑनरशिप कब मिलती है उस पर्सन को, जब वो पूरे की पूरी पेमेंट कर देगा, जब वो अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा ना, उसी के बाद जो है वो आपका वो ओनर बनेगा हायर परचेज के केस में, ठीक है। अब पोजीशन क्या है, द पोजीशन ऑफ बायर इज दैट द ऑनर ऑफ गुड्स, ठीक है। पोजीशन क्या है, जो बायर हो गया वो बन जाता है ऑनर एट इमीडिएट टाइम में, जिस जिस जब भी वो उस गुड्स को परचेज करेगा उस टाइम ही उसको आपका वो ऑनर बन जाएगा उस गुड्स का, ठीक है। लेकिन हायर परचेज में क्या होता है, द पोजीशन ऑफ हायर इज दैट ऑफ द बेल, ठीक है, उसको बेली की तरह एक पोजीशन दी जाती है, मतलब वो जब तक अपनी लास्ट पेमेंट जो नहीं देता तब तक वो ऑनर नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट है कि टर्मिनेशन, तो बायर जो है वो कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, जो बायर है, देखो सेल होगी तो उसके पास ऑनरशिप भी आ गई, उसके पास पोजीशन भी आ गया, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, ठीक है, और बाउंड है वो पे करने के लिए प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। लेकिन हायर परचेज में क्या होता है कि हायर जो है वो वे भी टर्मिनेट की जा सकती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स, ठीक है। वैसे ही यदि वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देना चाहे तो वो जो भी उसने गुड्स लेके रखी है वो उसको दोबारा से आपका रिटर्न कर सकता है, उसको आगे की पेमेंट देने की, आगे जो इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी लाइबिलिटी टू पे रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल एंड बेलमेंट में हम जाने की कोशिश करते हैं। सेल में क्या होता है कि आपको एट प्रेजेंट टाइम में ही इमीडिएट डिलीवरी दी जाती है, आप इमीडिएट ऑनर बन जाते हो। लेकिन बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट में डिलीवरी होती है गुड्स की लेकिन किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जो है वो ए और बी पर्सन है, आप जो है वो बी पर्सन है और आपने क्या किया, आपको एक जो है वो अपना ड्रेस रेडी करवाना है, इसलिए आप गए टेलर के पास, आपने अपना जो भी क्लोथ्स था, ठीक है, उस वो किसके पास दे दिया, अपना टेलर के पास दे दिया। आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको गुड्स ट्रांसफर करे ना, उसको वो एक्चुअल डिलीवरी तो मतलब उसको किसी पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बने, ठीक है, वैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, वो गुड्स आपको दे दी जाएगी, ठीक है, रिटर्न टू द वेलर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, और वो किस तरह से काम करेगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पेमेंट, ठीक है। यहां पर बोला है अवेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर द सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट सम गुड्स आर रिटर्न टू द बेलर और आर टू बी डिस्पोज
ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पेलर। ठीक है, जैसे ही उसकी वैसे जो ड्रेस उसने बनवाने के लिए उस टेलर को हायर किया था, उसके पास जो अपनी गुड्स जो है वो ट्रांसफर करती, वैसे ही वो ड्रेस बन के तैयार हो गई, वैसे ही उसने जो भी पेमेंट उसकी बनती थी वो दी और गुड्स को ले लिया, रिटर्न किया। ठीक है, तो ये होता है आपका बेलमेंट। ठीक है, इसमें जो पर्सन होता है, ठीक है, वो एक्चुअली में ऑनर नहीं बनता, उसने स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपने पास गुड्स रखी है ना। ठीक है, और इसी के साथ हमारा सेशन जो है वो यहीं तक था। ठीक है, और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं यदि आपको किसी भी क्लास से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। और लास्ट में यही कहूंगी कि यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।